हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार आपका महावीर एजुकेशनल पावर चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम 30 जनवरी 2023 का पर्यावरण अध्ययन का पेपर सॉल्व करेंगे और उसके सभी विकल्पों को व्याख्यात्मक रूप से भी समझेंगे। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर जाती है। अब बाएं मुड़कर वह 5 किलोमीटर जाती है और फिर बाएं मुड़कर 2.5 किलोमीटर जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो दोस्तों, घर से 5 किलोमीटर दक्षिण दिशा में है, घर से 5 किलोमीटर उत्तर दिशा में है, घर से 5 किलोमीटर पश्चिम दिशा में है, या फिर घर से 5 किलोमीटर पूर्व की दिशा में है। दोस्तों, पहले दिशा का चार्ट समझिए। ध्यान रखना, दिशा का चार्ट में जो होगा हमेशा उत्तर दिशा जो होती है ना, वो ऊपर की तरफ आती है, ठीक है ना। फिर पूर्व दिशा आती है, पूर्व के सामने पश्चिम दिशा आएगी, फिर नीचे आएगी दक्षिण दिशा। तो दोस्तों, राधा अपने घर से 2.5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलती है। माना कि राधा का घर यहाँ है, इस जगह पर है, तो राधा अपने घर से उत्तर की ओर यानी ऊपर की तरफ, आगे की तरफ चलेगी, ठीक है ना। यहाँ से चली राधा, 2.5 किलोमीटर चली और उसके बाद वो बाएं मुड़ जाती है, अपने बाएं मुड़ जाती है, यानी उल्टे हाथ पे मुड़ जाती है और 2.5 किलोमीटर चलती, ओ सॉरी 5 किलोमीटर चलती है। यहाँ से वो 5 किलोमीटर चलती है और इसके बाद वो फिर अपने बाईं ओर मुड़कर यानी उल्टे हाथ की दिशा में मुड़कर 2.5 किलोमीटर चलती है, ये मुड़ी। तो दोस्तों, 2.5 किलोमीटर मुड़ जाती है। वह अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? तो दोस्तों देखो, ये उसका घर है और राधा इस टाइम यहाँ पर है, ठीक है। इस समय यहाँ पर है राधा और ये राधा का घर है, ठीक है। यहाँ पर राधा है। तो अब राधा अपने घर से कितनी दूर है? तो 5 किलोमीटर का उसने सफ़र यहाँ से तय करा था, तो ये भी 5 किलोमीटर ही होगा। दोस्तों, ये तो पता चल गया कि 5 किलोमीटर है, ठीक है। लेकिन किस दिशा में है? अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? अपने घर से किस दिशा में है? तो दोस्तों देखो, ये यहाँ पर राधा का घर है। अगर राधा को हम इस तरफ मुंह करके देखेंगे तो ये कौन सी दिशा होगी? ये होगी पश्चिम दिशा। ये होगी उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण। लेकिन राधा यहाँ है इस टाइम और उसका घर यहाँ है, तो राधा अपने घर से कौन सी दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा, घर से 5 किलोमीटर और पश्चिम दिशा में। क्वेश्चन नंबर 2, किस राज्य को फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, या किस राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरल में? दोस्तों, ये कर्नाटक है, ठीक है ना, कर्नाटक, कर्नाटक को। तो दोस्तों, किसको कहा जाता है फूलों की घाटी और कहां पर स्थित है? तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ध्यान रखना दोस्तों, कहाँ है? चमोली जिले में। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो राइट आंसर हो जाएगा, उत्तराखंड राज्य में फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। और ये कौन से जिले में है उत्तराखंड के? दोस्तों, चमेली या चमोली जिले में, उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है, ठीक है। जबकि केरल में क्या है? केरल में है साइलेंट वैली। साइलेंट वैली कहाँ स्थित है? तो साइलेंट वैली केरल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3, पहेली। दोस्तों, ये एक तरह की पहेली है कि मैं पतला सा पर छोटा हूँ, भूरा भी हूँ और काला भी हूँ, गर्म भी और तेल में मैं खुशबू फैलाता हूँ, दही और जलजीरे में भूनकर डाला जाता हूँ, सोचो सोचो कौन हूँ मैं? उपयुक्त पहेली में उल्लेखित मसाले को पहचानिए। कौन सा मसाला है वो? हल्दी है, दालचीनी है, जीरा है, या फिर लौंग है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये कौन सा मसाला है? ये है जीरा। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो राइट आंसर हो जाएगा, जीरा, क्योंकि जीरे को आमतौर पर दही और जलजीरे में मिलाकर पीते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है? दोस्तों, सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? सीएनजी की फुल फॉर्म होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? CNG
संपीड़ित प्राकृतिक गैस। तो सीएनजी का मुख्य संगठक क्या होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, सीएनजी में मुख्य रूप से क्या क्या चीज शामिल होती हैं। तो सीएनजी में मीथेन होती है। मीथेन को क्या कभी कभी क्या होता है, मीथेन को मीथेन ना देकर इसकी समीकरण दे देता है। जैसे मीथेन को क्या बोलते हैं रासायनिक, या मीथेन का रासायनिक नाम क्या है? CH4। ठीक है। और इसमें ईंधन भी होता है, इथेन गैस भी होती है। इथेन गैस होती है जिसका रासायनिक नाम है C2H6। और इसमें कौन सी गैस होती है इसके अलावा? प्रोपेन। इसका रासायनिक नाम है C3H8। और दोस्तों इसमें भारी हाइड्रोकार्बन भी होती है। क्या होती है? भारी हाइड्रोकार्बन। भारी हाइड्रोकार्बन होती है। तो दोस्तों ये सब चीजें कौन सी गैस में होती हैं? ये सब चीजें सीएनजी गैस में होती है। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, हाइड्रोकार्बन, ये सब जो है सीएनजी गैस के अंदर होती हैं। तो इसमें पूछ रहा है सीएनजी का मुख्य संगठक क्या है? एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, या फिर मीथेन है? तो दोस्तों इसमें एथेन तो होती नहीं है, प्रोपेन होती है, लेकिन मुख्य संगठक क्या होता है? तो मुख्य संगठक होता है दोस्तों इसमें मीथेन। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 जो राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी मीथेन ना लिखकर हिंदी में इसका रासायनिक नाम लिख देता है। ठीक है ना, इस तरह से, तो उसको भी ध्यान रखना। और दोस्तों इसमें थोड़ी थोड़ी मात्रा में इससे अलग भी जो है नाइट्रोजन होती है, ध्यान रखना। इससे अलग नाइट्रोजन, ये किस में होती है? ये अल्प मात्रा में। अल्प मात्रा मतलब बहुत कम मात्रा में होती हैं। ठीक है, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, क्वेश्चन नंबर 5, कोई छात्र 29 सितंबर 2022 को किसी ट्रेन में सवार हुआ जो गांधीधाम रेलवे स्टेशन से 12:30 बजे चलकर 1 अक्टूबर 2022 को 7 बजे तिरुवनंतपुरम रेलवे स्टेशन पर पहुंची, यानी केरल। ये कहाँ पर है दोस्तों? ये केरल में है, ध्यान रखना, पर पहुंची। यदि इस अंतराल में ट्रेन ने 2296 किलोमीटर की दूरी चली तो इस ट्रेन की औसत चाल क्या थी? तो दोस्तों औसत चाल का सूत्र होता है औसत गति का या औसत चाल का। औसत चाल का सूत्र होता है कुल तय की गई दूरी बटे कुल समय। कुल समय, तो यहाँ क्या होगा? कुल दूरी कितनी चली उसने? 2296 किलोमीटर। और जब इनका अंतर करेंगे हम 29 सितंबर 2022 से 1 अक्टूबर 2022 तक अंतर करेंगे तो ये कितना समय आएगा दोस्तों? तो ये आएगा 42.5 घंटा। ठीक है, जब हम इसको काटेंगे तो हमारा आंसर होगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, राइट आंसर हो जाएगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों आपका घर X और आपका विद्यालय Y पर स्थित है और X और Y के बीच कोई सीधी सड़क नहीं है। अतः विद्यालय पहुंचने के लिए आप पहले A पर जाते हैं जो X के ठीक उत्तर में 60 मीटर की दूरी पर है, फिर B पर जाते हैं जो A ठीक पूर्व में 25 मीटर दूरी पर है, फिर C पर जाते हैं जो B के ठीक उत्तर में 100 मीटर की दूरी पर है, और अंत में आप अपने विद्यालय पहुंचते हैं जो C के ठीक पश्चिम में 25 मीटर की दूरी पर है। आपके विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की सही दिशा क्या है? उत्तर दक्षिण, उत्तर पश्चिम, या फिर दक्षिण पश्चिम? तो दोस्तों यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर जो होगा वो 2 राइट होगा, दक्षिण।
निम्नलिखित में से पक्षियों का वह जुगल चुनिए जिसकी दृष्टि इतनी श्रेष्ठ होती है कि वे हमारी तुलना में वस्तुओं को 4 गुनी दूरी से स्पष्ट देख सकता है। कौवा और उल्लू। दोस्तों कौवा और उल्लू को तो दिन में दिखाई भी नहीं देता है, ठीक है ना, तो हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। चील और गिद्ध ये हो सकता है। कलचिड़ी और गरुड़ ये हो सकता है, गरुड़ लेकिन कल चिड़ी नहीं हो सकती। बसंत गौरी और कौवा ये भी नहीं। तो यहाँ होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर होगा, चील और गिद्ध। दोस्तों चील और गिद्ध या फिर पतंगे ये कुछ ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्यों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है ना। ये कितना देख सकते हैं, ये मनुष्यों की तुलना में 4 गुना ज़्यादा देख सकते हैं, ठीक है। अगर ये पक्षी 8 मीटर की दूरी से किसी चीज़ को देख सकते हैं तो मनुष्य 2 मीटर की दूरी से उस चीज़ को देख सकता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से मच्छरों द्वारा फैलने वाले 2 रोगों के युगल को चुनिए। मलेरिया और डेंगू, हैजा और चिकनगुनिया, हैजा और मलेरिया, चिकनगुनिया और मियादी बुखार। दोस्तों चिकनगुनिया मच्छर से फैलता है जबकि मियादी बुखार नहीं। मलेरिया मच्छर से फैलता है लेकिन हैजा नहीं फैलता। हैजा नहीं फैलता तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, मलेरिया और डेंगू। मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया ये 3 रोग जो ऐसे हैं दोस्तों जी मच्छर से फैलते हैं। और मलेरिया रोग, ध्यान रखना, मलेरिया मलेरिया जो होता है दोस्तों वो इसको लिख देता हूं, एनोफेलिज एक मच्छर होता है। एनोफेलिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो मलेरिया होता है, ध्यान रखना। एनोफेलिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया। जबकि डेंगू और चिकनगुनिया और डेंगू ये कौन से मच्छर के काटने से रोग होते हैं। ये रोग भी या ये बुखार भी जो है मच्छर के काटने से होते हैं, लेकिन कौन से मच्छर के काटने से होते हैं, एडिज, ठीक है दोस्तों। एडिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, चिकनगुनिया और डेंगू। एनोफेलिज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, मलेरिया। तो यहाँ जो मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोगों का युगल है वो है मलेरिया और डेंगू। चिकनगुनिया भी है लेकिन हैजा नहीं है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन कट जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसी शहर के मानचित्र के निचले दाएं भाग पर नीचे दिया गया पैमाना छपा है। पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर 950 मीटर। यदि इस मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थलों के बीच मापी गई दूरी 19.2 सेंटीमीटर है जो इन दोनों स्थलों के बीच की वास्तविक दूरी है, तो वो क्या होगी, 20 किलोमीटर, 19.5 किलोमीटर, 19 किलोमीटर या फिर 18 किलोमीटर। तो दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ कह रहा है 1 सेंटीमीटर बराबर कितने हैं, 950 मीटर। और यहाँ दूरी कितनी नापी गई है, 19.2 सेंटीमीटर जो है दूरी मापी गई है। तो हम क्या करेंगे, 19.2 इंटू 950 कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, 18,240 मीटर। अब इस मीटर को किलोमीटर में बदलना है, ठीक है दोस्तों। इस मीटर को हमें किलोमीटर में बदलना है यहाँ, क्योंकि हमें उत्तर जो देना है वो किलोमीटर में देना है। तो किलोमीटर में कैसे बदलेंगे हम, तो ध्यान रखना, 1000 मीटर बराबर 1000 मीटर बराबर कितने होते हैं, 1 किलोमीटर होता है, ठीक है। तो यहाँ 18,240 मीटर है, तो इसमें कितना किलोमीटर होगा, इसको 1000 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो ये आएगा दोस्तों 18.24 आएगा। लेकिन यहाँ जो होगा राउंड फिगर में उत्तर देना है हमें थोड़ा सा लगभग के अनुसार, तो लगभग 18 किलोमीटर। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, किसी पर्यटक ने किसी राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के अधिकांश घरों का नीचे दिए गए अनुसार विवरण दिया। इस क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, दोस्तों ध्यान रखना, वर्षा बहुत कम होती है, मौसम सामान्यतः गर्म रहता है और लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं। घरों की दीवारें मोटी बनाई जाती हैं, इन दीवारों को मिट्टी से लीपा जाता है, मिट्टी से लीपा पोता जाता है। घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। यह राज्य होना चाहिए। दोस्तों ज़्यादातर क्या होता है, सीटेट में इस पर्सन के अंदर से ही क्वेश्चन बन जाता है, ध्यान रखना, क्योंकि इस क्वेश्चन में इन्होंने एक राज्य की पूरी डिटेल दी हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को भी बहुत बारीकी से और बहुत ध्यान से समझना।
तो दोस्तों हमारा यहाँ जो उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, राइट आंसर राजस्थान। राजस्थान में दोस्तों वर्षा बहुत कम होती है और यहाँ का मौसम ज़्यादातर गर्म होता है। यहाँ के लोग मिट्टी के घरों में रहते हैं और मिट्टी की बहुत मोटी मोटी दीवारें बनाई जाती हैं और इन दीवारों को मिट्टी से लीपा पोता जाता है। इसलिए लीपा पोता जाता है क्योंकि इससे इनकी दीवारों पर कीड़ा ना लगे, ठीक है। और घरों की छतों को कटीली झाड़ियों से बनाया जाता है। तो यह राज्य कौन सा है? राजस्थान है। क्वेश्चन नंबर 11। दोस्तों चार चिनारी एक बहुत प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। यह चारों तरफ से पर्वतों से घिरा है तथा जिस शहर में स्थित है उसका नाम है हैदराबाद, लखनऊ, मैसूर या फिर श्रीनगर। तो दोस्तों चार चिनारी जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरा हुआ है, वो कैसे पर्वतों से घिरा हुआ है? नीले पहाड़ों से, ध्यान रखना, ठीक है ना। नीले पर्वतों से या फिर पहाड़ों से घिरा हुआ है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा फिरा के दे देता है कि किस रंग के पर्वतों से घिरा हुआ है, तो नीले रंग के पर्वतों से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये कहाँ है दोस्तों? ये श्रीनगर में है। हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा, श्रीनगर। दोस्तों श्रीनगर में डल झील भी है। डल झील कहाँ स्थित है? डल झील भी श्रीनगर में ही स्थित है। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से उस जानवर को चुनिए जिसके सुनने की संवेदन शक्ति इतनी तीक्ष्ण है कि वह पत्तों के हिलने और घास पर किसी जानवर के चलने में अंतर कर सकता है। सलात, कुत्ता, बाघ या फिर घोड़ा। दोस्तों सिलांत क्या होता है? तो दोस्तों यह भालू जैसा दिखता है। कैसा दिखता है? यह भालू जैसा दिखता है, ठीक है। और यह दिन में करीब 17 घंटे जो है ये पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। 17 घंटे पेड़ों पर उल्टा लटक कर सोता है। दोस्तों सलांत से भी सीटेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं इसलिए थोड़ा सा इसके डिटेल बता रहा हूँ आपको, ठीक है। 17 घंटे पेड़ों से उल्टा लटक कर सोता है। दोस्तों यह जिस पेड़ पर रहता है, सिलांत जिस पेड़ पर रहता है, यह उस पेड़ के जब तक पूरे पत्ते नहीं खा लेता, जब तक ये उस पेड़ से नीचे नहीं उतरता है, ठीक है। ये दूसरे पेड़ पर तभी जाता है जब उस पेड़ के पूरे पत्ते खत्म हो जाते हैं। और दोस्तों ये सप्ताह में एक बार, कब? सप्ताह में एक बार पेड़ से नीचे उतरता है, वो भी मलमूत्र करने के लिए। तो इसका मतलब है स्लोथ जो है वो सप्ताह में एक बार ही मलमूत्र करता है। और दोस्तों लगभग अपने पूरा जीवन इसका पूरे जीवन काल का समय कितना है? तो दोस्तों इसके पूरे जीवन काल का समय है 40 वर्ष। 40 वर्ष में मुश्किल से ये 8 पेड़ों पर ही घूम पाता है। पूरे पे कितने पे? 8 पेड़ों पर, ठीक है। लेकिन इसमें एक खासियत है कि ये बहुत अच्छा तैराक है। क्या है? ये तैराक जो है बहुत अच्छा है। तैराक ये बहुत अच्छा तैरता है, लेकिन इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा आलसी भी है। आलसी तो भी आपने देख लिया होगा कि सप्ताह में एक बार ही पेड़ से उतरता है, वो भी मलमूत्र करने के लिए। और दोस्तों ये दक्षिण मध्य अमेरिका के जंगलों में पाए जाते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा आंसर इसका स्लोथ नहीं है, हमारा आंसर है इसका बाघ। दोस्तों बाघ हमारा इसका आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर होगा। दोस्तों बाघ के बारे में थोड़ी डिटेल जान लीजिए। बाघ के कान दोस्तों अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा तक घूम सकते हैं। बाघ के कान, बाघ के कान अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं, अलग अलग दिशाओं में घूम सकते हैं। इसका मतलब है दोस्तों ये एक साथ 2 या 3 तरह की आवाज़ों पे जो है ये फोकस कर सकता है। बाघ दोस्तों हमसे 6 गुना अंधेरे में बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना ज़्यादा देख सकता है या बेहतर देख सकता है। दोस्तों बाघ के गुर्राने की आवाज़ 3 किलोमीटर तक सुनाई देती है। कितनी? 3 किलोमीटर तक जो है
बाघ के गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है। दोस्तों भारत में सर्वाधिक बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो कर्नाटक में पाए जाते हैं। दोस्तों बाघ में एक क्वालिटी बहुत ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है होती है, कौन सी है वो? दोस्तों बाघ अपनी मूंछों के बाल के द्वारा, किसके? मूंछों के बाल के द्वारा जो है सभी दिशाओं की जानकारी ले लेता है। बाघ बाघ मूंछों के बालों के द्वारा, मूंछों के बालों के द्वारा दिशाओं की जानकारी ले लेता है। दिशाओं की जानकारी ले लेता है। दोस्तों बाघ के बच्चे का वजन, इसी टेट में क्वेश्चन बना हुआ है कि बाघ के बच्चे का वजन कितना होता है? तो ध्यान रखना 1.5 से 2 किलो, 1.5 से 2 किलो जो है बाघ के बच्चे का वजन होता है। दोस्तों बाघ जो है हवा की वजह से, ध्यान रखना, मैं अभी देखो ये इसका आंसर अभी मिल जाएगा आपको। बाघ जो है हवा के कारण झाड़ियों के हिलने की आवाज़ में और मनुष्य के या किसी जानवर के चलने के कारण जो झाड़ियाँ हिलती हैं उनमें अंतर कर सकता है। ठीक है दोस्तों, बाघ हवा की वजह से झाड़ियों और पत्तों व अपने शिकार की वजह से झाड़ियों में पत्ते के हिलने की आवाज़ में अंतर को पहचान सकता है। इसकी सुनने की शक्ति इतनी तीव्र और इतनी संवेदनशील होती है। दोस्तों बाघ के दोनों कान जो हैं आवाज़ों को सुनने के लिए अलग अलग दिशाओं में बहुत ज़्यादा घूम सकते हैं। तो यहाँ हमारा कौन सा आंसर राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर 3 बाघ। दोस्तों उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और राजस्थान के भरतपुर जिले में घाना, इन जगह पर शिकार करना मना है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? गेहूं मूसला जड़, मक्का मूसला जड़, गाजर मूसला जड़, बांस मूसला जड़। तो दोस्तों एक पौधे का जड़ तंत्र जिसमें मुख्य रूप से जड़ें होती हैं, जिसमें कई शाखाओं की जड़ें विकसित होती हैं, वो मूसला जड़ प्रणाली कहलाती है। गाजर के पौधे में मूसला जड़ तंत्र पाया जाता है। ठीक है, किसमें? गाजर के पौधे में, क्योंकि गाजर जो है खुद एक जड़ होती है, जमीन के अंदर से निकलती है। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो राइट आंसर हो जाएगा। और जबकि दोस्तों गेहूं और मक्का ये क्या हैं? ये एक बीजपत्री पौधे हैं। ठीक है, ये क्या हैं? ये एक बीजपत्री, यानी ये बीज हैं, बीजपत्री पौधे हैं जिनकी जड़ें रेशेदार होती हैं। ठीक है दोस्तों, गेहूं और मक्का क्या है? ये एक प्रकार का बीज है, जबकि गाजर क्या है? गाजर एक मूसला जड़ है। क्वेश्चन नंबर 14, रेगिस्तानी ओक नामक वृक्ष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों हर बार सीटेट में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, रेगिस्तानी ओक, यह वृक्ष अबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरे की ऊंचाई अर्थात लगभग 4 मीटर होती है, या फिर 10 से 12 फुट भी दे सकते हैं, 10 से 12 फुट की ऊंचाई तक होती है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती हैं जब तक कि भौम जल या इसको जब तक जल तक ना पहुंच जाए, तब तक जो है इस वृक्ष की जड़ें गहराई में जाती रहती हैं। इसकी जड़ों की लंबाई लगभग ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद एक दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम होती हैं। तो हमारा कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? ए बी सी, ए डी ई, बी सी ई या फिर बी डी ई। दोस्तों रेगिस्तानी ओक पेड़ के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दोस्तों ये पेड़ जो है मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? ये पेड़ मुख्य रूप से ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इसकी लंबाई 10 से 12 फुट होती है, 10 से 12 फुट, या फिर जमीन से दीवार के बराबर होती है। ठीक है, इसमें पत्तियां बहुत कम पाई जाती हैं, यानी इस वृक्ष पर पत्तियां बहुत कम पाई जाती हैं। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ई। इन तीनों में ई है, तो इन तीनों में से ही हमारा एक ऑप्शन जो है राइट होगा। ठीक है दोस्तों, और दूसरा, इसकी जड़ें जमीन से लगभग 300 फुट तक जाती हैं। दोस्तों इसकी जड़ें जमीन से लगभग 300 फुट तक गहराई तक जाती हैं।
ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन भी जो होगा बिल्कुल सही होगा। इसकी जड़ों की लंबाई ऐसे ही 50 वृक्षों को एक लाइन में एक के बाद एक दूसरे को एक सिरे से दूसरे सिरे तक जमीन पर लिटा देने के बराबर होती है। नहीं दोस्तों, 50 वृक्षों के नहीं, 50 वृक्षों के नहीं, जबकि कितनी होती है, 300 फुट, 300 फुट गहराई तक जाती है, 300 फुट गहराई तक जाती है। तो हमारा ये ऑप्शन जो है कट जाता है। तो हमारा ये तो सही हो गया। और दोस्तों इसके बारे में और जान लेते हैं। इसके तनों में पानी जमा होता है। दोस्तों क्या होता है, इसके तनों में पानी जमा होता है, पानी जमा होता है। स्थानीय लोग जब कभी पानी की कमी हो जाती है तो दोस्तों इसके तने को काटकर उसमें से पानी भी पीते हैं। उसके तने के अंदर एक पतला पाइप डालकर पानी पीते हैं। ठीक है, तो रेगिस्तानी ओक के बारे में, यह वृक्ष जो है अबू धाबी के रेगिस्तान में पाया जाता है। ये ऑप्शन भी हमारा कट जाता है। ये वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इस वृक्ष की ऊंचाई प्रारंभिक विद्यालयों के कमरे की ऊंचाई या 4 मीटर होती है। बिल्कुल 4 मीटर का मतलब होता है 10 से 12 फुट। ठीक है, तो हमारा ये ऑप्शन भी राइट आंसर राइट हो जाता है। इस वृक्ष की जड़ें उस गहराई तक जमीन में जाती है जब तक कि उसे पानी ना मिल जाए। बिल्कुल ये भी सही है। तो हमारा बी सी ई ये 3 ऑप्शन सही है। तो किस में है ये 3 ऑप्शन है हमारे ऑप्शन नंबर 3 में। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस राज्य या संघ शासित क्षेत्र के लोग सरसों के तेल से में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। दोस्तों सरसों के तेल में मछली खाना पसंद करते हैं। कश्मीर राज्य में, गोवा राज्य में, लक्षद्वीप राज्य में, पुडुचेरी राज्य में। कौन से राज्य में दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा कश्मीर। कश्मीर में लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं, जबकि गोवा में या फिर केरल में नारियल के तेल से बनी मछली, नारियल के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। कहाँ, गोवा में और केरल में। क्वेश्चन नंबर 16, उपाख्यामूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं बच्चों की रुचि और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में, बच्चों के विषय में निर्णय में, समस्याओं की स्थितियों में बच्चों को समाधान प्रदान करने में, बच्चों की क्षमताओं और कमजोरी को जानने में। सही विकल्प चुनिए, ए और बी और सी, ए और सी या फिर ए और डी। तो दोस्तों कौन सा इसमें सही होगा? यहाँ हमारा बच्चों की रुचि और संबंधों के क्षेत्र की पहचान करने में उपाख्यामूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं। बिल्कुल होते हैं, यहाँ हमारा ये सही हो जाता है। और दोस्तों हमारा बच्चों के विषय के निर्णय लेने में नहीं, समस्याओं की स्थितियों में बच्चों को समाधान प्रदान करने में भी नहीं, जबकि बच्चों की क्षमताओं और कमजोरियों को जानने में और उनकी रुचियों को जानने में उपाख्यामूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए और डी राइट आंसर होगा। दोस्तों एक उपाख्यानात्मक रिकॉर्ड एक विशिष्ट व्यवहार या बातचीत होने के बाद दर्ज किया जाता है। यह एक विस्तृत वर्णनात्मक वर्णन होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें परिवारों की जानकारी प्रदान करते हैं और संभावित विकास संबंधी देरी से पहचान करने में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, मसाले का पाठ पढ़ने से पूर्व आस्था ने अपनी कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से 2 छोटे प्रश्न पूछे। इसके द्वारा आस्था जानना चाहती है। दोस्तों ध्यान रखना, मसाला का पाठ पढ़ाने से पूर्व यानी पहले आस्था ने अपनी कक्षा 4 के शिक्षार्थियों से कुछ प्रश्न पूछे। तो आस्था क्या जानना चाहती है? विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना चाहती है, कक्षा में बुद्धिमान विद्यार्थियों को पहचानना चाहती है, अच्छे विश्वास और संप्रेषण कौशल के बारे में जानना चाहती है, या फिर विषय में विद्यार्थियों के विचार प्राप्त करना चाहती है। तो दोस्तों हमारा कौन सा यहाँ ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, राइट आंसर होगा? तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 जो राइट आंसर होगा, विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को जानना। दोस्तों आस्था क्या कर रही है, मसालों के प्रति बच्चों की समझ को जानना चाह रही है कि बच्चे मसालों के बारे में पहले से कितना जानते हैं। ठीक है,
तो बच्चों पूर्व ज्ञान का अर्थ होता है कि हम किसी विषय के बारे में और अधिक सीखना शुरू करने से पहले उसके बारे में क्या जानते हैं ये जानना पूर्व ज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18, माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई। वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की। इसे जिस रूप में व्यक्त किया जा सकता है वह है, क्या है दोस्तों? अधिगम का आकलन, अधिगम के लिए आकलन, आकलन अधिगम के रूप में, या फिर अधिगम के दौरान आकलन। दोस्तों जब किसी घटना से पहले ही किसी चीज़ की तैयारी कर ली जाए, किसी घटना से ही पहले किसी चीज़ की तैयारी कर ली जाए, वो कहलाता है अधिगम का आकलन। तो दोस्तों वह कहलाता है अधिगम के लिए आकलन। तो दोस्तों यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ पे जो है सीटेट ने अधिगम के लिए आकलन माना था, जबकि इसका जो उत्तर है वो होगा अधिगम का आकलन। ठीक है ना, यहाँ जो होगा अधिगम का आकलन होगा, अधिगम के लिए आकलन नहीं, क्योंकि अधिगम के लिए आकलन तब किया जाता है किसी घटना से पहले पूर्ण रूप से तैयारी कर लेना या सीखना आकलन कहलाता है। किसी घटना को घटित होने से पहले, यानी भ्रमण पे जाने से पहले अगर माधवी अपने बच्चों के साथ या विद्यार्थियों के साथ चर्चा करती तो ये कहलाता अधिगम के लिए आकलन। जबकि माधवी ने क्या करा, क्षेत्र भ्रमण पर जाने के बाद उनसे जो है चर्चा करी, तो इसका मतलब हुआ अधिगम का आकलन। अब अधिगम खत्म हो चुका है, अपना घटना घटित हो चुकी है, उसके बाद में क्रिया की जा रही है, आकलन किया जा रहा है, तो उसको बोलेंगे अधिगम का आकलन। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, अधिगम का आकलन। दोस्तों अधिगम आकलन अधिगम के रूप में ये नहीं होता है, लेकिन अधिगम के दौरान आकलन ये होता है। ठीक है ना, ये क्या होता है? अधिगम के साथ साथ आकलन करना। इसको सतत मूल्यांकन कैसा आकलन होता है? अधिगम के दौरान आकलन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 90, प्रभावी शिक्षण अधिगम केवल तभी संभव होगा शिक्षक अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे। दोस्तों शिक्षक अपनी पाठ योजना को पूर्ण करने के लिए कार्य करे, प्रभावी शिक्षण तभी होगा, केवल नहीं। शिक्षक विद्यालय आदेश का पालन करने के लिए, शिक्षक जो है विद्यालयों का आदेश का पालन करे बस। अगर विद्यालय का प्रिंसिपल कहे पढ़ाओ तो पढ़ाए, अगर वो कहे नहीं पढ़ाओ तो नहीं पढ़ाए, ऐसा नहीं है। शिक्षक अपने सहयोगियों के निर्देशों पर क्रियाकलाप आधारित अधिगम के लिए पाठ योजना को संपादित करे। दोस्तों अपने सहयोगियों के निर्देशन पर क्यों करेगा एक शिक्षक? ये भी नहीं है। शिक्षक के द्वारा आयोजित क्रियाकलापों से बच्चों को ज्ञान का निर्माण करने और संप्रतियों को समझने में सहायता मिले, ये होता है प्रभावी शिक्षण अधिगम। ठीक है, यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20, समूह कार्य द्वारा ईवीएस पढ़ने के अधिगम में व्यस्त बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए सर्वाधिक प्रयुक्त उपकरण होगा नियत कार्य, पेपर पेंसिल परीक्षण, श्रेणी मापनी, या फिर मौखिक परीक्षण। दोस्तों समूह कार्य के माध्यम से ईवीएस सीखने में लगे बच्चों के सामाजिक व्यक्तिगत गुणों का आकलन करने के लिए रेटिंग स्केल उपयुक्त उपकरण होता है। रेटिंग स्केल क्या होता है दोस्तों? रेटिंग स्केल होता है श्रेणी मापनी। ठीक है, रेटिंग स्केल क्या होता है? श्रेणी मापनी, क्योंकि यह सभी श्रेणियों में छात्रों के प्रदर्शन का न्याय करने के लिए प्रदर्शन मानदंडों की एक लिखित सूची होती है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ राइट आंसर होगा, रेटिंग स्केल या श्रेणी मापनी। क्वेश्चन नंबर 81, एक ईवीएस शिक्षक के रूप में अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप की योजना बनाते हुए आप निम्नलिखित में से किन कारकों पर विचार करेंगे? बच्चों में अभिरुचि जगाना, प्रकृति में समावेशी, मूल्य प्रभावी, केवल बाहर संचालित की जा सकती है। तो दोस्तों कौन सा सही विकल्प होगा? ABC, ACD, BCD या फिर केवल ए? दोस्तों ए है, लेकिन केवल ए नहीं है, केवल ए के अलावा भी है। बच्चों में अभिरुचि जगाना होता है, प्रकृति में समावेशन यानी प्रकृति के अनुसार ढलना, समायोजन कर लेना, ये भी होता है। मूल्यों का प्रभावी, नैतिक विकास, नैतिक मूल्यों का विकास करना, ये भी। लेकिन केवल बाहर संचालित की जा सकती है, ये नहीं। तो हमारा ABC बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, ABC। दोस्तों ईवीएस कक्षा में एक समूह गतिविधि की रूपरेखा तैयार करते समय एक शिक्षक को चाहिए कि सभी शिक्षार्थियों के हितों के प्रति सचेत रहे, सभी धार्मिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों का समान रूप से आकर्षक विषय चुने और लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव ना करे। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन हो जाता है, प्रियंका अपने विद्यार्थियों को
वर्षा, ये होगी वर्षा के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है। वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसका न्यूनतम प्रभाव होगा? न्यूनतम प्रभाव मतलब कम से कम प्रभाव, ठीक है ना, सबसे कम प्रभाव किसका होगा? विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना, वन संरक्षण पर भूमिका निर्वहन आयोजित करना, चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना, या फिर लकड़ी के लट्ठे के भंडारण को दिखाने पर एक मील की सैर पर ले जाना। दोस्तों सबसे पहले तो ये वृक्ष है, ठीक है ना, ये वर्षा नाव के वृक्ष है। वृक्षों के संरक्षण की बात हो रही है, वृक्षों के संरक्षण के प्रति संवेदनशील बनाना चाहती है, ठीक है। विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना, वन संरक्षण पर एक भूमिका निर्वहन आयोजित करना, चिपको आंदोलन की कहानी सुनाना और प्रश्न पूछना, लकड़ी के लट्ठर, लकड़ी के जो लट्ठर होते हैं, जो आपने देखा होगा बड़ी बड़ी टाल होती हैं, जहाँ पर पेड़ों को काट कर उनके लट्ठों को वो एक जगह रख दिया जाता है, ठीक है ना, लट्ठो है ये, लड्डू नहीं है, लट्ठो। लकड़ी के लट्ठों के भंडारण के दिखाने पर एक मील की सैर पर जाना। तो दोस्तों हमारा यही ऑप्शन जो होगा सबसे कम प्रभावी है, ठीक है ना। क्या है सबसे कम प्रभावी? क्या है? यही ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर 4। जबकि विद्यार्थियों को एक वृक्ष रोपने और उसकी देखभाल करने के लिए प्रेरित करना, यह सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा। अब लेकिन हमसे न्यूनतम ऑप्शन पूछा है जिसका सबसे कम प्रभाव हो, तो सबसे कम प्रभाव ऑप्शन नंबर 4 का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों की निम्नलिखित में से पहचान कीजिए। निरकुंज शैली, अनुज्ञानात्मक शैली, समाकालित उपागम, प्रक्रिया अभिमुख उपागम। दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? केवल ए बी सी डी या फिर बी सी डी? तो दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पर, एक तो समकालित उपागम हमारा सही होगा और प्रक्रिया अभिमुख उपागम, ये दो उपागम होंगे। ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उपागमों में जो होते हैं ये मुख्य रूप से ये दो होते हैं, समकालित और प्रक्रिया अभिमुख। तो हमारा जो होगा सी डी, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा सी डी। दोस्तों पर्यावरण शिक्षा के शिक्षण में सम्मिलित एक प्रक्रियान्मुखी या प्रक्रिया दृष्टिकोण मुख्य दृष्टिकोण होता है। यह एक व्यवहारिक और समाधान आधारित पद्धति है जिसका उद्देश्य पर्यावरण से संबंधित समस्याओं का समाधान खोजना होता है, ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है 24, हमारे डैश व्यवहारपरक तंत्र का मूल्य एक भाग है। हमारे किसका व्यवहारपरक तंत्र का मूल्य एक भाग है? भावात्मक, संज्ञानात्मक, मनोगणित, भावात्मक और संख्यात्मक दोनों। तो दोस्तों हमारा यहाँ ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, भावात्मक। हमारे भावात्मक व्यवहारपरक तंत्र का मूल्य एक भाग है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ राइट आंसर होगा। दोस्तों मूल्य जो है आपके व्यवहार को प्रभावित करते हैं, क्योंकि हम जो है उनका उपयोग विकल्पों के बीच निर्णय लेने के लिए करते हैं, इसलिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, ईवीएस प्रकृति की उत्तम व्याख्या की जा सकती है। यह कई विषयों को समकालित करता है, यह बाल केंद्रित है, यह अनुभवजन्य है, यह शिक्षक आधारित है। तो दोस्तों कौन सा यहाँ राइट आंसर होगा हमारा? तो दोस्तों ध्यान रखना, यह शिक्षक आधारित तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कई विषयों को समाकलित किए हुए हैं, क्योंकि ईवीएस के अंदर कई सारे विषय प्रस्तुत हो जाते हैं एक साथ, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यह बाल केंद्रित है बिल्कुल, यह अनुभवजन्य है, ये भी, यानी ए बी सी हमारा पहले ही ऑप्शन में है और हमारा पहला ही ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26, नीचे दिए गए शब्दों में कम से कम ऐसे 3 शब्दों का चयन कीजिए जो पर्यावरण की व्याख्या करते हैं। वनस्पति जात और प्राणी जात, जैविक एवं अजैविक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक, रचनात्मक एवं जिज्ञासु। दोस्तों इन क्वेश्चनों को पढ़ने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसीलिए जो है सीटेट में बच्चे इनको ज़्यादातर या तो गलत कर देते हैं या छोड़ देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारा जो होगा वनस्पति जात और प्राणी जात ये भी होता है, जैविक और अजैविक भी होगा, रचनात्मक एवं जिज्ञासु ये भी होगा, लेकिन सामाजिक एवं सांस्कृतिक नहीं होगा। तो हमारा ए बी डी नहीं, सॉरी, हमारा रचनात्मक और जिज्ञासु नहीं होगा दोस्तों, सामाजिक और सांस्कृतिक होगा, है ना। ए बी सी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रकरण में
कक्षा के बाहर वास्तविक जीवन के अनुभवों को कक्षा के अनुभवों को जोड़ना सर्वाधिक संकेत करता है। पाठ्यचर्या के क्षेत्र के बाहर जाना, विशिष्ट स्तर की से बाहर जाना, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, विद्यार्थियों के स्तर की के बाहर जाना। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर 3 यहाँ राइट आंसर होगा, पाठ्य पुस्तकों के बाहर जाना। क्योंकि दोस्तों ध्यान रखना, ईवीएस के शिक्षण अधिगम प्रकरण में कक्षा के बाहर जब भी एक शिक्षक किसी भी तरह का कोई भी अधिगम कराए, ईवीएस ही जरूरी नहीं है लेकिन ईवीएस इंपॉर्टेंट है, ये कन्फर्म है, ठीक है। कोई भी प्रकरण कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाए तो बच्चों के व्यवहारिक ज्ञान से जोड़कर पढ़ाए, उसके वास्तविक जीवन से जोड़कर पढ़ाए, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, पुस्तकों के बाहर से, पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाना, उसके वास्तविक जीवन की ओर जाना, ये किस ओर संकेत करता है, ये पाठ्य पुस्तकों से बाहर जाने की ओर संकेत करता है। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठ में सर्वे और लिखो सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना। दोस्तों सर्वे और लिखो, ध्यान रखना, सर्वे और लिखो तो विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना, विद्यार्थियों को अनुभव देना, विद्यार्थियों के प्रयोग कौशलों को बेहतर बनाना, विद्यार्थियों की सामान्य जागरूकता को बेहतर करना। तो दोस्तों हमारा यहाँ पहला ऑप्शन राइट आंसर होगा, कक्षा 5 की ईवीएस पाठ्य पुस्तक के कुछ पाठ में सर्वे और लिखो को सम्मिलित किया गया है। इसका उद्देश्य है विद्यार्थियों को स्वयं चीज़ों को खोजने के लिए प्रेरित करना और उनको ऐसे अवसर प्रदान करना जिससे बच्चे खुद गतिविधि आधारित शिक्षण करें, खुद करके सीखें, खुद ही किसी समस्या का समाधान खुद खोजें, ठीक है। यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर होगा, विद्यार्थियों को खोजने एवं सीखने के अवसर देना। और दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, वास्तविक सेटिंग में सीखने के अवसर प्रदान करना, समुदाय के साथ बातचीत करने के अवसर प्रदान करना, पाठ्य पुस्तक को पर्यावरण मुद्दों और सरोकार से जोड़ना, यानी पाठ्य पुस्तक को बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 29, निम्नलिखित में से कौन ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है, व्याख्यान, प्रायोगिक, भूमि निर्वहन या फिर प्रदर्शन। तो दोस्तों कौन सी है, सॉरी, व्याख्यान नहीं है। व्याख्या देके कोई भी बच्चा खास तौर से प्राथमिक कक्षा का बच्चा तो बिल्कुल भी नहीं सीख सकता है। प्रायोगिक हो सकती है लेकिन प्राथमिक बच्चे के लिए प्रयोग करना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो पाता है। भूमि निर्वहन, भूमि निर्वहन का मतलब होता है दोस्तों रोल प्ले, ठीक है। क्या होता है, रोल प्ले पद्धति। भूमि निर्वहन का मतलब होता है रोल प्ले, तो रोल प्ले पद्धति यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर 3 जो राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से ईवीएस की प्रभावशाली युक्ति है भूमि निर्वहन या रोल प्ले। रोल प्ले शिक्षण का एक अन्य छात्र केंद्रित विधि है, ये भी जो है बाल केंद्रित शिक्षण विधि है रोल प्ले। यह सीखने की प्रक्रिया में छात्रों की सक्रिय भागीदारी को सुनिश्चित करता है, बच्चे जो हैं इस विधि के दौरान सक्रिय रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, नए विषय सिखाने हेतु ईवीएस के शिक्षण अधिगम के लिए जिस उपागम में विभिन्न कौशलों का प्रयोग होता है वह है संप्रतीय उपागम, प्रक्रिया उपागम, समकालित उपागम, क्रियाकलाप उपागम कलाप। तो दोस्तों हमारे ये ऑप्शन जो कट जाते हैं, हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो राइट आंसर होगा, प्रक्रिया उपागम। पर्यावरण अध्ययन सीखने का जो एक क्षेत्र और सीखने के एक दृष्टिकोण है, ये दोनों जो हैं एक ऐसा दृष्टिकोण है जिसके माध्यम से बच्चा सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल होता है। दोस्तों किस तरह से शामिल होता है, सक्रिय रूप से शामिल होता है, ठीक है। दोस्तों आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लें। दोस्तों किसी भी कंपटीशन की तैयारी के लिए या फिर सीटेट की प्रैक्टिस के लिए आप हमारे महावीर एजुकेशनल पार्ट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।